हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख ही चुके हैं कि हम इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है, किसके बारे में है। सो अगर आप लोगों ने मेरा ओवरव्यू का वीडियो देखा होगा तो आपके टॉपिक्स भी क्लियर होंगे। सो अब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपके हर एक टॉपिक्स लाइन बाय लाइन क्लियर होंगे। तो चलिए बिना लेट के हम अपना चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, हाउ डू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो जैसे कि टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। यानी कि अगर नेक्स्ट क्या, हाउ डू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, यानी कि अगर कोई भी केमिकल हमें दिया जाए तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल द कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो पहला टॉपिक हमारा जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स था। सो पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के नेक्स्ट अब हम एनालाइज केमिकल कंपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक से हमारा स्टार्ट होगा। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि कार्बन, तो वो हमारे लिविंग थिंग में जो प्रेजेंट हैं या फिर एनवायरनमेंट में, तो उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लिविंग बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो वही हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। नेक्स्ट, एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल कंसिस्ट primarily of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and to a small extent phosphate and sulfur. ऑर्गेनिक कंपाउंड में बायोमोलिक्यूल हमारा जनरली कार्बन, हाइड्रोजन। सो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल एक्सटेंट में हमारा फॉस्फेट और सल्फर से मिलके हमारा बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अदर एलिमेंट्स समटाइम आर इनकॉर्पोरेटेड बट आर मच लेस कॉमन। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं या फिर नहीं होते या फिर कॉमन होते हैं। लेकिन जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट एंड सल्फर हमारा ये इसी इतने एलिमेंट से मिलके हमारा मेनली बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। सो क्या कह रहा है कि कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। हाउ डू वी नो दिस, तो हमें ये कैसे पता चलेगा। तो आंसर देखिए, स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। तो इसके लिए डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। वन वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू और एंड ड्राई इट्स। तो आप लिविंग टिश्यू का एक स्मॉल अमाउंट लीजिए और उसको ड्राई करिए। ऑल द वाटर एवापोरेट्स, तो ड्राई करेंगे तो उसका वाटर क्या एवापोरेट हो जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो आपको जो ड्राई मटेरियल हो जाएगा उसका वेट बताएगा। नेक्स्ट, नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुली बर्न, तो अगर टिश्यू हमारा क्या फुली बर्न हो जा रहा है, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे वो गैसेस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड आर रिमूव, तो वो रिमूव हो जाएंगे। व्हाट इज़ द रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसे हम ऐश कहेंगे। द ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो जो हमारा ऐश यानी जो हमारा राख होगा उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाया जाएगा। सो इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि लिविंग बॉडी में क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप इन शॉर्ट में जान लीजिए कि आपको लिविंग टिश्यू का एक स्मॉल अमाउंट का वेट लेना है, उसे ड्राई करना है उसका, तब उसका वाटर एवापोरेट यानी सब भाप बन के निकल जाएगा और जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा आपको उसका ड्राई वेट करना होगा।
ड्राई वेट करने के बाद आप उसे बर्न करेंगे। अगर वो फुली बर्नड हो जा रहा है और तो उसमें ऐश बचेगा, तो जो हमारा ऐश बचेगा तो उसी में हमारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाया जा रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। इसी से हमें पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा आर आल्सो सीन। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सल्फेट, फॉस्फेट और एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये सब आपको एसिड के फॉर्म में मिलेगा। Therefore, elemental analysis give chemical composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine and carbon etc. So आपको जो elemental analysis मिलेगा chemical composition of living tissue का, वो किसके फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड कार्बन के फॉर्म में। While analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue, but from a biological point of view they are classified into amino acid, nucleotide, bases, fatty acid etc. So आपको इन शॉर्ट इस पॉइंट का बस शॉर्ट सा मीनिंग ये है कि आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यहाँ नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हर एक चीज़ आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा अमीनो एसिड होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। सो अमीनो एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ये चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रोटीन का, एंजाइम का पढ़ना, आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। सो अमीनो एसिड चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अमीनो एसिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं भी लिख जाए तो आप लोग वहाँ जान लीजिए कि हम कार्बन की बात वहाँ कर रहे हैं। इट कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बो, दैट इज द अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड में हमारा एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एज अ सब्सटीट्यूएंट, और उसमें कार्बन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, इसीलिए उसको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन इन अमीनो एसिड। द 4 वैलेंसी पोजीशन आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल अमीनो एसिड एंड ए वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। सो हमारा मीथेन, अगर हम मीथेन की बात करें तो अमीनो एसिड मीथेन में हमारा क्या होता है, 4 वैलेंसी होती है। सो मैं आपको रफली दिखा रही हूँ कैसे, क्योंकि मेरी कॉपी है और मैं इस समय रेड पेन ली हुई हूँ, सो यहाँ नहीं बता सकती, आपको रफ में दिखा रही हूँ कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो गाइस आप लोग, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। बीच में हमारा सी होता है और इसके चारों ओर हमारा हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, CH4। तो यानी कि CH4 का यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमें 4 होती है, तो 4 हमारा इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। सो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कार्बन है वो 2 मेन प्रॉपर्टी शो करता है, पहला टेट्रावैलेंट की एंड दूसरा कैटिनेशन की। सो टेट्रावैलेंट आपको पता ही है कि जिसकी वैलेंसी 4 हो उसे हम टेट्रावैलेंट कहेंगे, और कैटिनेशन हमारा क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए लॉन्ग कार्बन चेन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए लॉन्ग कार्बन चेन। सो कार्बन हमारा एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, सो इसीलिए इसके पास बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि हमारी कैटिनेशन है। पूछा जाता है केमिस्ट्री में, वहाँ पूछा जाता है कि
विच एलिमेंट हैज़ शो टू स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आप उसमें कार्बन लिखेंगे, उसके बाद टेट्रावेलेंट के बारे में बताएंगे एंड कैटिनेशन के बारे में। सो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि टेट्रावेलेंसी क्या है एंड कैटिनेशन क्या है। सो यही हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर था। तो चलिए उस पॉइंट को हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। सो अब आप लोग को अमीनो एसिड का एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल में आप ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन की बात करेंगे। सो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमारा ये है कि CH है, इसके बाद हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। जैसे कि आपने नेक्स्ट उसके पहले पॉइंट में पढ़ा कि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, ऊपर हमारा एल्किल ग्रुप अटैच होगा, यानी कि यहाँ कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं, या फिर R ग्रुप। R इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ भी कोई ग्रुप नहीं दिया गया। एंड इसके बाद हमारा NH3 ग्रुप अटैच्ड है, यानी अमीनो एसिड का ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद भी हमारा कुछ वही स्ट्रक्चर है एलेनिन का भी, एंड सीरीन का स्ट्रक्चर हमारा चेंज है। क्या है? CO डबल-। सो यहाँ से एक H हट गया है। सो ये था हमारा अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। इसमें आपने ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ये पॉइंट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, these are acidic, glutamic acid, basic lysine and neutral valine amino acid। सो अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर होता है, लाइजीन हमारा बेसिक इन नेचर एंड वेलाइन हमारा न्यूट्रल इन नेचर। सो हमारा अमीनो एसिड इतना ही था। अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जनरली अमीनो ग्रुप को और एसिडिक ग्रुप को कंटेन करता है, इसीलिए इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमने इसका एग्जांपल पढ़ा ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन के बारे में। और फिर हमने पढ़ा कि ग्लूटामिक एसिड हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, लाइसिन हमारा बेसिक एंड वेलिन हमारा न्यूट्रल इन नेचर होता है। सो हमारा अमीनो एसिड यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिपिड्स। सो आई होप आप लोगों को अमीनो एसिड क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट लिपिड्स का क्या है? लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। तो लिपिड्स क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में जल्दी से ये नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड एंड हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू ए R ग्रुप। तो ये क्या है? सिंपल फैटी एसिड है और इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप R ग्रुप के पास अटैच्ड होता है। नेक्स्ट पाल्मिटिक एसिड हैड 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो जो पाल्मिटिक एसिड होता है उसमें 16 कार्बन होते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करने के बाद हमारे 16 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सॉरी ये हमारा पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सो पाल्मिटिक एसिड में आप 16 कार्बन मैं आपको काउंट करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक कार्बन दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ CH2 ब्रैकेट के बाहर 14 लिखा है, तो यानी C14 है, कार्बन 14 हमारा, और एक यहाँ 15, तो 15 कार्बन आपके टोटल हो गए। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करने के बाद यहाँ आपके 16 कार्बन है। तो वही लिखा है कि पाल्मिटिक एसिड हैड 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। सो पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसमें 16 कार्बन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटी एसिड कुड बी सेपरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, और अनसैचुरेटेड में हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सो सैचुरेटेड में हम केवल सिंगल बॉन्ड की स्टडी करते हैं, एंड अनसैचुरेटेड में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की स्टडी करते हैं। तो वही हमारा फैटी एसिड जो है लिपिड्स में वो हमारा मेनली सैचुरेटेड इन नेचर होता है, और अनसैचुरेटेड मैंने आपको बता दिया कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। तो जो अनदर सिंपल लिपिड है यानी कि ग्लिसरॉल की बात करें तो
ग्लिसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, यानी कि ग्लिसरॉल का अदर नेम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। सो हमारा लिपिड्स भी यहाँ से ख़त्म हो रहा है। सो लिपिड्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ना है, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टडी करेंगे। सो आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, कैसे भी अगर हमें कोई भी केमिकल दिया जाए तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हमने इसमें अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा और लिपिड्स के बारे में। मैं आप लोगों को इसीलिए आराम से हर एक चीज़ क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपना। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते तो पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपके टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे। सो अब हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।